नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग टीवाई बीकॉम के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस लॉ और उसमें से यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 का फुल फ्लेज इन डेप्थ एंड कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ये चैप्टर नंबर 4 को देख रहा है तो भी उसको ऐसा लगेगा कि मेरे सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए और एग्जाम के लिए आपकी एक्सीलेंट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनिट 2। और यहां पे हमारे चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है दोस्तों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। और एक्चुअली में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें कवर होती है, पर इस बार एमएस यूनिवर्सिटी ने अभी तक एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस करवाया है। तो हम आज के सेशन में वो एक यानी कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दूसरा टाइप होता है वो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसके बारे में भी कॉलेज में से कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उसका भी एक क्विक रिवीजन लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक्सीलेंट हो जाए। तो उसके अपडेशन के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी अपडेशन रखता हूं तो आपको तुरंत मिल सके। चलिए, यहां पे हमारा पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। या तो फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब गोल घूम के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये जानना है और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है वो डिस्कस करने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत सिंपल भाषा में बता दूं दोस्तों, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली में पार्टी ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉ, बाय लॉ। दोनों ने यहां पे पार्टी ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जनरेट हो जाता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मींस सर्टेन रिलेशन resembling मतलब similar to those created by the contract, and there are certain relations in which law has imposed certain duties on one party and gives certain rights to another party। मतलब लॉ ने कुछ यहां पे रिलेशनशिप के अंदर एक पार्टी के ऊपर कुछ फिक्स ड्यूटीज यानी कि लायबिलिटी लगाई है और कुछ पार्टीज को यहां पे राइट दिए हुए हैं। एंड these rights and duties are similar to contractual rights and duties and such relations are known as quasi contract। मतलब कि ये जो राइट और ड्यूटी जो कि लॉ इंपोज करता है वो ऐसी ही है जैसे कि दोनों पार्टी ने अगर खुद कॉन्ट्रैक्ट किए होते और होती तो। मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इन दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो उसके अंदर क्या होगा कि मिस्टर ए के कुछ ना कुछ राइट्स होंगे और कुछ ना कुछ ड्यूटी होगी, और सिमिलरली मिस्टर बी के कुछ ना कुछ राइट और कुछ ना कुछ ड्यूटी होगी अगर इन दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तो। पर कुछ रिलेशन ऐसे है जहां पे लॉ जो पार्टीज है उसके ऊपर कोई ना कोई राइट या कोई ना कोई ड्यूटीज इंपोज करते हैं, और ये राइट और ड्यूटी वैसे ही माने जाते हैं जैसे अगर ये दोनों पार्टी ने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो कैसे राइट और ड्यूटी होते वैसे। और इस टाइप के यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को जो कि लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आया है उसको कहा जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन फैक्ट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर कंसीडर्ड सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। वैसे पहले ही कह दिया कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि पार्टी ने बनाया ही नहीं है, लॉ की वजह से रिलेशन बने हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट जैसा माना जाता है। इन फैक्ट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर कंसीडर्ड एज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, सेमी कॉन्ट्रैक्ट्स और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मान लेना, मानी लेव के कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा नाम होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर सेमी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये नाम आप याद रखना, बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Thus, in quasi contract, duties are created by the law and not by the contract. And a quasi contract is based on, ये याद रखना MCQ के लिए, quasi contract is based on the ground of equity। equity मतलब justice, न्याय। That person should not be allowed to get benefit
एट द कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ अनदर। मतलब ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई एक पार्टी को दूसरी पार्टी के नुकसान के बेस के ऊपर कोई बेनिफिट ना हो। तो इसको यहां पे बेस्ड पे लिया गया है इक्विटी एंड जस्टिस। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 68 टू 72 जो है वो इस क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ डीलिंग करता है। और यहां पे टोटल 5 अलग अलग टाइप के रिलेशंस बताए हैं जहां पे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, जिसमें सबसे पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जो कि आता है अंडर सेक्शन 68। अब यहां पे क्या है, व्हेन नेसेसरीज ऑफ लाइफ, नेसेसरीज ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी अच्छे से जीने के लिए जो जरूरी चीजें या सेवाएं होती है वो, विच इज suited to the condition in the life are supplied to an incompetent person। incompetent person मतलब फॉर एग्जांपल 18 साल से छोटा है, या तो फिर मेंटली फॉर एग्जांपल डिसऑर्डर वाला है, यानी कि यहां पे वो इंसेन या ऐसा कुछ है, या ऐसा कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, उसको यहां पे सप्लाई किया है। तो सप्लायर हैज द राइट टू रिकवर रीजनेबल प्राइस ऑफ नेसेसरी सप्लाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन। बस यहां तक की चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है जो कि मेजर है, इन्होंने फॉर एग्जांपल एक पी नाम का लड़का जो कि माइनर है, मतलब इनकॉम्पिटेंट है टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसको यहां पे जीना के लिए जो जरूरी है वो खाना पीना दिया, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज अरेंज की, क्योंकि कोई उसके लिए पैसा स्पेंड करने वाला था नहीं। तो यहां पे देखो याद रखो, एक्चुअली में क्या होता है कि माइनर के साथ आप ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर यहां पे मिस्टर ए ने जो नेसेसरीज थी वो प्रोवाइड की है माइनर को। तो यहां पे ये मिस्टर ए मतलब जिन्होंने ये गुड्स या सर्विस सप्लाई किए हैं, उनके पास ये राइट है कि वो इस पर्सन के पास है, चाहे वो माइनर हो या मैड हो या कोई भी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके पास से वो रीजनेबल प्राइस कलेक्ट कर सकता है, बट ओनली आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। मतलब ये माइनर पर्सन की अगर प्रॉपर्टी होगी तो उसमें से ही वो ये पैसे को रिकवर कर सकता है। मतलब अगर ये छोटा बच्चा है, वो एक बैगर है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? चलिए यहां पे एक और एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप उसको पढ़ोगे। देन दूसरा पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, जो कि कवर होता है सेक्शन 69 में। व्हेन अ पर्सन मेक्स द पेमेंट व्हिच इज ड्यूटी of the other person to pay on behalf of that another person, then he has a right to get reimbursement of this amount from another person। मतलब पेमेंट किसी और को करना था, उसकी जगह पे किसी थर्ड पार्टी ने पेमेंट किया है जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड है और इन्वॉल्व है, तो वो यहां पे रीएम्बर्समेंट यानी कि कॉम्पनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बी फ्रॉम सर्टन लॉस, ए मेक्स द पेमेंट जो कि बी को पे करना था, and here A has a right to recover this amount from B। मतलब फॉर एग्जांपल देखो मिस्टर ए जो है वो, यहां पे हम मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल को साइड पे रखते हैं, मिस्टर ए को फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का पेमेंट मिस्टर सी को करना था। अब वो यहां पे वो पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए मिस्टर सी ने क्या किया, इसके ऊपर पुलिस केस कर दिया या उसको उठवा लिया या उसको फोर्स कर रहा है कि भाई पैसे वापस करवाओ। तो यहां पे मिस्टर बी आता है, भाई मिस्टर बी क्या बोल रहा है कि यार आप मिस्टर ए को अरेस्ट मत करवाओ, अच्छा बंदा है, मेरे जैसा है बेचारा, अभी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए पेमेंट नहीं कर पाया, तो आप इसके लिए अरेस्ट मत करो उसको, मैं इसको पेमेंट कर देता हूं। तो यहां पे देखो मिस्टर बी ने यहां पे मिस्टर सी को पेमेंट करा, नॉट ए को, बी ने सी को पे किया जो कि एक्चुअली में मिस्टर ए को पे करना था। तो यहां पे मिस्टर बी के पास राइट है कि वो मिस्टर ए के पास ये अमाउंट बाद में रिकवर कर सकता है। अब इसका एक एग्जांपल सोचो, याद करो, ठीक है मैं बोलता हूं, आप सब लोगों ने सिंघम मूवी देखा होगा, और सिंघम में स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि वो सना जो है मतलब उसके गांव का एक पर्सन था, इसकी बहन की शादी थी और वो पैसे उसके स्पेंड हो जाते हैं, तो वो जो गांव का बंदा था उसके लोगों ने उसको उठा लिया था और मारा था। फिर बाजीराव आता है और वो क्या करता है कि भाई ये पैसा मैं दे देता हूं और तू मुझे 4 महीने में लौटा देना। तो यहां पे अगर वो सना अरेस्ट हो जाता तो उसकी बहन की शादी टूट जाती, उसको बचाने के लिए यहां पे सिंघम ने क्या किया था, पेमेंट कर दिया था। तो यहां पे सिंघम के पास ये राइट है कि वो बाद में उस पर्सन के पास से वो अमाउंट रिकवर कर सके, जो कि आपको मूवीज में भी देखने को मिला हुआ है।
एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए? तो सबसे पहला तो द पेमेंट इज मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन। देखो याद करो, सिंघम ने जो पेमेंट किया था वो जेन्युइन था कि बेचारे की बहन की शादी टूट जाएगी, उसका फैमिली का नाम बिगड़ेगा, इससे बेटर है कि मेरे पास पैसा है मैं दे देता हूं, तो मुझे बाद में दे देना। तो यहाँ पे बोनाफाइड मतलब कि गुड फेथ से पेमेंट किया होना चाहिए। देन सेकंड, द पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलेंटरी वन। मतलब ठीक है मैं दे देता हूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, तू फिक्र मत कर, दे दिया तेरे को, तू पैसा वापस मत करना, ऐसा नहीं है। अभी मैं दे रहा हूं, तू बाद में मुझे 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद तू मुझे लौटाएगा। मतलब यहां पे वॉलेंटरी चैरिटेबल पर्पस से पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, फ्यूचर में लेने का पर्पस होना चाहिए। एंड थर्ड, द पेमेंट मस्ट बी सच which the other party was bound by law to pay। वो सिंघम ने वही पैसा दिया जो कि सना एक्चुअली में लायबल था पेमेंट करने के लिए। तो वही, ऐसा नहीं है कि ठीक है चल मैं तुझे ऐसा ही पेमेंट कर देता हूं, वैसा नहीं। जो कि यहां पे कोई पर्सन लायबल है पे करने के लिए, उसका पेमेंट यहां पे किया हुआ है, तो वही रिकवर हो सकता है। क्लियर? देन थर्ड कैटेगरी है दोस्तों ऑब्लिगेशन टू पे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, जो कि सेक्शन 70 में आता है। देखो नॉन ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या? फ्री, वॉलेंटरी, सर्विस के पर्पस से। एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री में नहीं दी है, अभी मैंने जो आपको गुड्स दिए या सर्विस दी या पेमेंट दिया वो मैंने चैरिटी नहीं की है, मुझे बाद में वापस करना, ठीक है, तो उसको कहेंगे नॉन ग्रेटिट्यूअस। When a person does something lawfully for another person or delivers something to another person without any intention to do it for free of charge, the person is getting the benefit of such act must pay the reasonable compensation for the benefit received। Clear? तो दोस्तों इस सेंटेंस को जरा ध्यान से समझो। क्या कहा है कि जब कोई एक पर्सन डज समथिंग लॉफुली टू अनदर पर्सन और डिलीवर समथिंग टू अनदर पर्सन विदाउट एन इंटेंशन टू डू इट फॉर फ्री, मतलब मुफ्त में करने का पर्पस नहीं है, विदाउट फ्री ऑफ चार्ज, द पर्सन गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सच एक्ट मस्ट पे द रीजनेबल कॉम्पनसेशन। तो ऑब्वियस है कि जो पर्सन बेनिफिट यहां पे ले रहा है उसको इसका रीजनेबल कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने, बंदे ने, ये फ्री में नहीं किया है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको ये वीडियो सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं रिवीजन वाला, तो ये मेरा ग्रेटिट्यूअस एक्ट है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्ट है, तो यहां पे मुझे कॉम्पनसेशन लेना नहीं है। बट सपोज मैं कोई नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करता हूं, मतलब आपको पूरा कोर्स अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूं जो कि नॉन ग्रेटिट्यूअस पर्पस से है, तो ऑब्वियस है कि आप इसका बेनिफिट ले रहे हो तो आपका उसका रीजनेबल फीस पे करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है दोनों चीजों में? चलिए उसका एग्जांपल आप पढ़ोगे। देन फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स, सेक्शन 71। कई बार हमसे ऐसा होता है कि मेरा सामान रह गया, मेरा मोबाइल रह गया, मेरा कोई और चीज रह गया है और किसी और पर्सन के हाथ में वो लग गया, तो वो क्या करते हैं, उसको, जो भी पर्सन के हाथ में वो लगा है उसको कहेंगे फाइंडर ऑफ द गुड्स। मतलब फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में गए हो, आप हमारे क्लास में आए हो और क्लास पे आप अपना मोबाइल या अपना पर्स या अपनी बैग या अपना लंच बॉक्स भूल गए और वो मेरे हाथ में आ जाता है, तो मैं क्या हूं? फाइंडर ऑफ द गुड्स। अब देखो ध्यान से, अब देखो मेरे हाथ में आया तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल बेच दूंगा क्या? कोई भी आम आदमी क्या करेगा? ये मोबाइल किसका है उसको ढूंढ के वापस करना है, वापस करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अ पर्सन who finds the goods of another is known as finder of the goods and his duties are similar to the duties of bailey। अब यहाँ पे बेली, बेलर, जो बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको पढ़ने में नहीं आए, पर यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं बेली का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप गुड्स ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्रक में भेजते हो, तो ऑब्वियस है कि गुड्स किसी और का है और ये जो ट्रक ड्राइवर है सनी देओल, मैं निकला गड्डी लेके, उसका काम क्या है? ये गुड्स को वापस कर देना, जिस पर्सन को पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देना। तो ये जो ट्रक ड्राइवर है उसको हम कहेंगे बेली, ऐसा समझ लो। तो बेली की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? भाई ये जो गुड्स जिसको देना है या जिसका है उसको पहुंचा दो, तो फाइंडर ऑफ गुड्स की भी यही ड्यूटी है कि जिसका भी गुड्स है उसको ढूंढ के उसको लौटा दो। अब यहाँ पे उसकी फॉलोइंग आर द मेन ड्यूटीज, और वो क्या है? तो पहला तो टू टेक रीजनेबल केयर, मतलब आपका मोबाइल या आपका पर्स यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऑफिस पे रह गया है तो मैं क्या करूंगा? ओपन में रख दूंगा? नहीं, लेके मेरे ड्रॉवर में साइड पे रख दूंगा, मतलब रीजनेबल केयर करूंगा टू प्रोटेक्ट द गुड्स। देन सेकंड, मेक रीजनेबल अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर कौन है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं ऐसा मैं बोलूंगा ही नहीं, 2 दिन मेरे ड्रॉवर में रखूंगा
अब फॉर एग्जांपल आपसे खो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पे खो गया है? क्लास में रह गया, कॉलेज में रह गया, रात में कहीं पे घूमते हुए गिर गया था, फ्रेंड्स के घर पे गिर गया था, सड़क पे गिर गया था, व्हीकल चलाते वक्त गिर गया था, आपको तो पता ही नहीं है। तो आप कहां कहां ढूंढोगे? तो आपने कोशिश ही नहीं की तो मैं क्या बोलूंगा, चलो 2 दिन के बाद बेच के पैसा कमा लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे क्या करना है? रीजनेबल अटेम्प्ट करनी है, कोशिश करनी है टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर। देन थर्ड, टू इनकर्ड रीजनेबल एक्सपेंडिचर टू प्रोटेक्ट द गुड्स, मतलब वो गुड्स ऐसे है जो कि बिगड़ जाए वैसे है, तो मुझे यहां पे अगर कोई एक्सपेंस करना पड़े कि जो जरूरी है उस गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी मुझे करना पड़ेगा। मुझे मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स को। एंड रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब रिटर्न, वापस कर देना द गुड्स टू इट्स ट्रू ओनर। नाउ द फाइंडर कैन सेल द गुड्स, अब ये जो फाइंडर है वो गुड्स बेच भी सकता है। अब वो कब बेच सकता है? तो याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, पेरिसेबल मतलब नाशवंत, जो थोड़े टाइम में खराब हो जाए। फॉर एग्जांपल फूड आइटम है, मिल्क आइटम है, तो वो क्या होगी? थोड़े टाइम के बाद बिगड़ जाएगी। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं 5 दिन संभाल के रखूंगा, तो भाई 5 दिन में तो बिगड़ जाएगा, तो किसी के काम का नहीं रहेगा, उससे बेटर है कि अभी बेच दो। तो पहला, अगर पेरिसेबल नेचर का गुड्स है तो फाइंडर ऑफ द गुड्स उसको बेच सकता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम फॉर एग्जांपल कहीं पे घूमने गए थे और वहां पे रास्ते में जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक थी, वहां पे हमें कोई पर्स मिला और पर्स के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, तो हम कैसे ढूंढेंगे उस पर्सन को? तो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द ट्रू ओनर, तो उस केस में भी वो पर्टिकुलर जो गुड्स है उसको मैं बेच सकता हूं। If the owner refuse to pay the lawful charges incurred by the finder, अब देखो फाइंडर ने गुड्स बचाया, उसको मिला, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कुछ रीजनेबल एक्सपेंस भी किए। अब वो रीजनेबल एक्सपेंस जो किए हैं, वो जो ट्रू ओनर है वो पे करने से मना कर रहा है। भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने थोड़ी बोला था। अरे भाई, मैंने आपकी प्रोडक्ट या आपकी गुड्स या आपकी आइटम जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खर्चा किया था, तो आपको तो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें सामान लेते चलते हैं, काऊ है, मिस्टर ए की काऊ कहीं पे ऐसे ही घास खाते खाते घूम गई, खो गई। अब वो किसी और पर्सन को, फॉर एग्जांपल फार्मर एफ को मिल गई, तो अब वो क्या करेगा? 5-6 दिन ऐसा तो नहीं रखेगा ना कि वो गाय को भूखी रखे, वो गाय को खाना खिलाएगा, वो शायद बीमार बीमार कुछ है तो जो भी एनिमल डॉक्टर है उसको बुला के उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाएगा। अब 10 दिन के बाद वो ट्रू ओनर मिलता है उस काऊ का, तो वो फार्मर क्या बोलेगा? भाई मैंने इसको 10 दिन खिलाने के लिए और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे 300 या 500 रुपए का खर्चा किया है, तो वो लाओ। तो यहां पे ट्रू ओनर को पे करना पड़ेगा, पर अगर ट्रू ओनर रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं पे करूंगा, ठीक है, तो मैं भी काऊ वापस नहीं करूंगा, मैं बेच दूंगा काऊ, तो ये राइट मिलेगा। एंड इफ द लॉफुल चार्जेस आर 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स फाउंड, मतलब गुड्स की जो वैल्यू है उससे 2/3 से भी ज्यादा ये एक्सपेंस हो गया है, तो फिर अब क्या वो देगा? फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज है और यहां पे 100 रुपए की चीज के सामने खर्चा जो है वो 2/3 से भी ज्यादा, मतलब 67 रुपीज से भी ज्यादा का तो एक्सपेंस हो गया, तो यहां पे क्या होगा? भाई बेच दो, क्या पैसे लेने इसके पास से। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों मिस्टेक, जो कि ये इसके साथ इतना कुछ खास कनेक्टेड ही नहीं है, जो कि सेक्शन 72 डील करता है। व्हेन अ पर्सन रिसीव्स मनी और एनी अदर थिंग फ्रॉम अनदर पर्सन बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, देन ही मस्ट रीपे दिस अमाउंट और द थिंग्स रिसीव्ड फ्रॉम द अनदर पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मिस्टर ए को कहा था कि भाई आप पेमेंट जो है वो मिस्टर राजू को दे देना 500 रुपए का। अब मिस्टर ए जो है वो नाम भूल गया और उसने मिस्टर काजू को गलती से ये 500 रुपए दे दिए, तो यहां पे मिस्टर काजू को ये पैसे अंडर मिस्टेक मिले हैं। मिस्टर ए नाम भूल गया और गलती से आपको दे दिए हैं पैसे, तो आप क्या करोगे? भाई आपका नहीं है, ये तो राजू भाई का है, श्याम भाई या काजू भाई को या गलती से मिल गया है, तो आप क्या कर दो? इसको वापस कर दो। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो आप इस पूरे जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से रिफर कर लो पैम्पलेट में से। तो दोस्तों यहां पे आपका ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर के अंडर में आता है वो पूरा क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट में से भी प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए और बाकी के सारे यूनिट और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आप इसी तरह से एक्सीलेंट रिवीजन सेशन चाहते हो तो डाउनलोड दी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको कॉमर्स के सभी कोर्सेज के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे मिलता है, जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट भी टेरिफिक बढ़ेगा और आपको करियर में काफी एडवांसमेंट मिलेगा। एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर इंटेलिजेंट, ऑलवेज बिलीव
you are growing, and always stay with SAS Institute of Commerce. God bless you all.